नमस्ते जी, नमस्ते चरणजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं। आप तमाम लोग पंजाब केसी टीवी देख रहे हैं और आज हमने एक दिन में आग्रह किया था 8 बजे जुड़ने का, तो उसके तहत मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। आग्रह मेरा यही था कि आप जुड़े हैं और हम लोग राज्यसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। और अभान अश्क भी देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। रामलाल भट्ट रामू भी देख रहे हैं, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। आज की अहम चर्चा हम करेंगे, जैसे कि आप हमारे हेडिंग में देख भी रहे होंगे, कि क्या इस राज्यसभा चुनाव के बाद, जिसको लेकर बड़ी चर्चा है, सुक्खू की सरकार चली जाएगी? हर्ष महाजन को क्या हर्ष मिलेगा या उनको और बीजेपी को झटका लगेगा? कौन कौन लोग जो हैं क्रॉस वोट कर सकते हैं और गणित क्या है? ये तमाम चीजों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए बजट है कल सरकार का, सुक्खू सरकार का दूसरा बजट होगा ये। लेकिन बजट को लेकर जो उत्सुकता होती है, उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता जो है वो इस बात को लेकर है कि जो आने वाला राज्यसभा का चुनाव है 27 को, उसमें क्या होगा। तो तमाम लोग जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है जी, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये भी चाहूंगा कि आप लोग क्या सोचते हैं कि इस राज्यसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे? क्या बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो जीतेगा? ये आपकी राय भी अहम रखती है। हम जो है वो तथ्यों के साथ आपके सामने एक संपूर्ण विश्लेषण देने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर से इसमें कोई लाग लपेट हम नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लाग लपेट नहीं रखते हैं। तो बड़े सवाल हैं कि क्या होगा, सरकार का क्या होगा, कौन क्रॉस वोटिंग करेगा, कौन नहीं। तो ये जो मसला है राज्यसभा का जो चुनाव है वो एक सीट का चुनाव है हमारे यहाँ पे, और इस एक सीट के चुनाव के लिए जो है नॉमिनेशन हो गए हैं और वोटिंग की स्थितियां आ गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी इसमें कैंडिडेट दे दिया है। तो ये अभी फिलहाल, लेकिन उसको लेकर जो है बड़ी चर्चाएं चल गई हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की चर्चाएं हुई हैं, लेकिन चर्चाएं इसलिए चली हैं क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट दिया, वो भी बावजूद इसके कि बीजेपी के अपने जो है वो 25 विधायक हैं। लेकिन लगातार ये बातें बीजेपी करती रही है कि हम लोग जो है वो लोटस ऑपरेशन करेंगे। कभी यह कहा जाता था कि हम नहीं करेंगे, ये सरकार अपने ही भार से गिर जाएगी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी ये टेस्ट कर लेना चाहती है कि जो वो कहती है क्या वो संभव है भी या नहीं। देखिए, अगर एक चीज तय मानिए, अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट होती कि नहीं ये चुनाव तो राज्यसभा का हम ही जीतेंगे क्योंकि कांग्रेस में विद्रोह है, कांग्रेस के लोग हमारे साथ हैं, तो फिर नड्डा को ही यहां से मुझे लगता है कि कैंडिडेट बनाया जाता है। लेकिन उनको बनाया नहीं गया, हर्ष महाजन को बनाया गया। नड्डा जी को जो है वो गुजरात से सीट दी गई है, यानी सेफ पैसेज वहां पे है। तो ये जो है एक बात तो तय है कि बीजेपी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी एक टेस्ट जरूर ले रही है कि कितने लोग उसके साथ आते हैं। लेकिन प्रक्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद आपको भी ये क्लियर हो जाएगा कि कितने साथ आएंगे कितने नहीं। अंतिम जो क्लैरिटी है वो तो जब वोट पड़ेंगे तभी आएगी। और लेकिन आप गणित समझ लेते हैं। गणित ये है कि किसी भी राज्य में राज्यसभा की जो सीटें होती है, जब चुनाव होता है, तो उसमें जो विनिंग वोट्स हैं वो डिसाइड किस तरह से होते हैं कि टोटल कितनी खाली सीटें हैं, उसमें एक जमा करके उसको जो है टोटल सीट्स ऑफ जो विधानसभा की होती है, जो विधायकों की टोटल संख्या होती है, उसको उसमें उन खाली सीटों में एक जमा करके डिवाइड किया जाता है। और जो वोट जो सामने आता है डिवाइड करने के बाद, उसमें एक जोड़ के जो है वो एग्जैक्ट जो है वो वोट चाहिए होते हैं किसी को जीतने के लिए। मसलन जहां 2 सीटें हैं वहां ये 2 पे लागू होते हैं, वहां 3 है वहां 3 पे होता है। हमारे यहाँ 1 सीट खाली है। वैसे राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लेकिन 1 सीट खाली है, तो मतलब 1 में 1 जमा किया जाएगा, 2 हो गया, और उससे डिवाइड किया जाएगा 68 जो टोटल नंबर ऑफ एमएलएज हैं, तो ये आ गया 34, और जमा 1 यानी 35। सीधा सा फंडा है, 35 वोट चाहिए। और अगर गणित की बात करें तो विधानसभा में इस समय कांग्रेस के पास 40 एमएलए हैं, बीजेपी के पास 35 है, और 3 इंडिपेंडेंट हैं, आशीष होशियार और के एल ठाकुर। अब ऐसे में अगर 35 वोट चाहिए तो बीजेपी को 1-2 नहीं 10 लोगों से क्रॉस वोट करवाना होगा, तभी होगा। और इसमें ये मान लीजिए कि 3 उनके साथ इंडिपेंडेंट हैं, इसकी चर्चा करेंगे हैं कि नहीं है, तो भी इसके बावजूद जो है उन 3 इंडिपेंडेंट को साथ लेने के बावजूद जो है वो 7 एमएलए उनको और चाहिए होंगे, यानी 7 एमएलए के वोट उनको और चाहिए होगा, तब जाके हर्ष को हर्ष होगा। क्या ये संभव है? आने वाले समय में हम आने वाले जो अभी बुलेटिन में हम इसी की जो है चर्चा करें। क्या यह संभव है? क्या इतने लोग बीजेपी जुटा पाएगी? क्या कांग्रेस के भीतर असंतोष इतना है कि इतने लोग शरेआम
वोट दूसरी तरफ डालकर चले जाएंगे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। सरेआम शब्द का हमने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पहले जो वोटिंग थी वो एक तरह से सीक्रेट बैलेट होता था, लेकिन ये शायद साल 2000 में नियम बदले और अब जो है वो जो एजेंट बैठा होता है संबंधित पार्टी का, वो चाहे तो आपको वोट दिखाने के लिए कह सकता है, और अगर वो कहेगा तो आपको वोट दिखाना ही होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सारे वोट दिखाने होंगे, लेकिन मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस के जो एजेंट है वहां पोलिंग बूथ पे, उनको किसी पे शक है तो कह देंगे कि नहीं जनाब आप अपना वोट दिखा के डालिए, तो उसको वोट दिखाना होगा। तो उससे यह कंफर्म हो जाएगा कि उसने वोट किसको दिया है। हालांकि वोट इनवैलिड नहीं होगा क्योंकि इसमें व्हिप लागू नहीं होता है। राज्यसभा के चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर, जिस आवाज को हर्ष महाजन चौहान ने, माफ कीजिएगा, हर्ष महाजन चौहान ने बीते दिन कहा भी था कि कांग्रेस के लोग जो है अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालें, तो उस अंतरात्मा की आवाज पर आप वोट डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी का जो एजेंट है वहां पे वो कहता है कि जनाब आप बताइए आपकी अंतरात्मा किसके साथ है, यानी आप अपना वोट दिखाइए, तो आपको वो वोट दिखाना पड़ता है। चलिए आपने वोट दिखा भी दिया और मान लीजिए कि वो पार्टी से दूसरी पार्टी का जो कैंडिडेट है यानी क्रॉस हो रहा है, तब भी वो इनवैलिड नहीं होगा, वो वोट वैलिड ही होगा। हाँ, इतना पता चल जाएगा कि इस आदमी ने जो है अपनी पार्टी के कैंडिडेट के अलावा दूसरी पार्टी के कैंडिडेट को वोट दिया है, वो वोट वैलिड होगा, गिना जाएगा। और मजेदार बात है कि उस विधायक पे एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होगा, जो नॉर्मल दूसरी चीजों में हो जाए। राजीव शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है चिंतपूर्णी वालों का, बहुत पुराने हमारे दर्शक है इसलिए बीच में रुक के इनका नाम ले रहा हूं। तो ये इस तरह से स्थितियां हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर विधायक कांग्रेस से क्रॉस करके हर्ष महाजन को वोट डालते भी हैं तो उनकी विधायकी नहीं जाएगी, उनकी सीट जो है वो अनसीट नहीं होगी, एंटी डिफेक्शन इसमें नहीं लगता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में फिर सरकार की फजीहत हो जाएगी, ऐसी स्थितियों में सरकार की फजीहत हो जाएगी। अगर 40 वोट कर सरकार को नहीं मिलते हैं, 39 मिलते हैं तो भी, और फिर अगर 10 ही चले जाते हैं तब तो कई कुछ हो जाएगा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, कम से कम 7 या 10 ही कहूंगा मैं, क्योंकि अभी जो 2 दिन पहले राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायक दल की बैठक हुई जिसमें तीनों एसोसिएट के मेंबर पर जो है, तीनों इंडिपेंडेंट जो थे वो उस बैठक में थे, तो इसका संकेत यही है कि वो वहां थे। अब वो वोट किसको डालते हैं किसको नहीं डालते हैं तो जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा, लेकिन ये एक संकेत चला गया था कि वो उनके साथ है, यानी 43 हैं। अब ऐसे में 2-3 की चर्चा बड़ी जोरों से थी कि वो नाराज हैं, वो नाराज हैं, वो नाराज है, धर्मशाला वाले पंडित जी नाराज हैं और यहाँ के हमीरपुर वाले ठाकुर साहब नाराज हैं। बाकियों के अंदर की नाराजगी की बातें होती है, लेकिन इनको लेकर जो है शरेआम बातें होती हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है बीजेपी को 2 से 3 से 4 से 5 से काम नहीं चलेगा। बीजेपी को 10 लोग चाहिए, फिर चाहे उसमें 3 इंडिपेंडेंट 7 कांग्रेस के हों या चाहे 10 के 10 ही कांग्रेस के हों, लेकिन बीजेपी को 35 पे पहुंचना होगा, तब जाके कांग्रेस 33 पे आएगी और उसका कैंडिडेट हारेगा। अब इसकी अगर मुझसे आप पूछें तो संभावनाएं मुझे कम लगती हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि 1 या 2 लोग क्रॉस करके वोट कर जाएं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ऐसे वो लोग कौन होंगे जो इतना बड़ा रिस्क लेंगे, क्योंकि वो सिंगल आउट हो जाएंगे। ठीक है, वो अनसीट तो नहीं होंगे लेकिन वो सिंगल आउट हो जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक हिमाचल प्रदेश में बहुत कम चुनाव हुए हैं राज्यसभा में जहां वोटिंग की नौबत आई हो। 2 या 3 दफा मुझे याद आ रहा है, ये शायद तीसरी दफा है, एक आध बार और बीच में उस तो मुझे याद नहीं है। एक बार ये मैं इसलिए भी आपको सुनाना चाहता हूं कि कई बार ब्लेसिंग डिस्गाइज जो कहावत है वो भी हो जाती है, बिल्ली के भागों छींका भी फूट जाता है। हुआ क्या कि बीजेपी में बहुत बड़े स्तर पर जो है वो डिसिडेंट्स प्रभावी हो गए थे प्रेम कुमार धूमल की सरकार में। ये 98 पहली सरकार जो थी उसकी बात है, और हिविका के साथ मिलकर वो सरकार बनी थी। डिसिडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए, 7 लोग तो शरेआम आ गए थे, जिसमें 2 मंत्री भी थे और 1 राज्य मंत्री भी थे, माफ कीजिए 2 राज्य मंत्री और 1 कैबिनेट मिनिस्टर भी थे उसमें, और 7-8 लोग जो है ये एक तरह से इन्होंने बगावत का बिगल बजा दिया था और उसी बीच में जो है चुनाव आ गया था राज्यसभा का। अब राज्यसभा में जब कृपाल परमार को प्रत्याशी दिया गया तब भी कोई दूसरा गुट अपना प्रत्याशी चाहता था। ऐसी स्थिति में वीरभद्र सिंह ने, जो विपक्ष में थे उस समय, उन्होंने देखा कि शायद ये मौका है कि प्रेम कुमार धूमल को जरा तिगनी का नाच नचाया जाए, और बीजेपी के लोग भी चाहते थे, जो जाहिर है कि डिसिडेंट्स चाहते होंगे कि उनकी फजीहत हो और कोई ऐसी बात चले कि नेतृत्व परिवर्तन हो। तो हुआ क्या
कि जब पोलिंग हुई तो उस समय ये नियम नहीं था कि आपको दिखा के डालना है, तो वो बात तो फिर चर्चाओं में रहती है। तो 3 वोट कृपाल परमार को ज्यादा पड़ गए थे, ठाकुर सिंह भरमौरी को कम पड़े थे। ये उस समय की बात है। और ऐसे में जहां यह माना जा रहा था कि प्रेम कुमार धूमल की फजीहत होगी, वहां उल्टे कांग्रेस को जो है अब फजीहत होगी। और वीरभद्र सिंह ने तब नाम दिया था काली भेडें। वो बार बार काली भेडों का जिक्र करते होंगे, आपने कई उनके भाषण सुने होंगे। तब जाके ये फ्रेज उन्होंने जो है कही थी कि कांग्रेस के भीतर ही कुछ काली भेडें हैं। तो पता चले कि बीजेपी सोच रही है कि कांग्रेस से लोग आएंगे और हमें वोट करेंगे, लेकिन पता लगा कि कुछ और हो गया। लेकिन हालांकि उसकी इसलिए भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड जो है भी इस पे लागू नहीं होने के बावजूद जो है अब आपको दिखाना पड़ेगा। तो बीजेपी में शायद ऐसा रिस्क कोई ही लेगा, लेकिन कांग्रेस में क्या इतने लोग रिस्क लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर मान लीजिए हर्ष महाजन चौहान अगर जीत जाते हैं, बार बार हर्षवर्धन का नाम आ रहा है, हर्ष महाजन जीत जाते हैं, हर्षवर्धन चौहान का नाम बार बार आ रहा है, तो भी सरकार जो है क्या एकदम से गिर जाएगी? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर वो जीत जाते हैं तो शोर मच जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट को जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा जा सकता है, और जाहिर है कि कहा ही जाएगा। और फिर उस शक्ति परीक्षण के दौरान भी अगर वो 10 विधायक बीजेपी के ही साथ रहते हैं, व्हिप को भी भले वो वायलेट कर देते हैं, तो सरकार तो जाएगी गिर। उसके बाद का जो मसला होता है, वो जब नई सरकार बन जाएगी जोड़ तोड़ से, फिर उसके पास चला जाएगा। और सब जानते हैं कि फिर वो एंटी डिफेक्शन वाला जो मसला है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो स्पीकर ने फैसला लेना होता है, एक पेशी, दूसरी पेशी, तीसरी पेशी, चौथी पेशी लगती है। लेकिन अभी तो स्थितियां ऐसी है जनाब कि मान लीजिए 2 लोगों ने भी क्रॉस वोट कर दिया तो नाम क्यों नहीं और 2 लोगों का लग जाएगा, जो बेचारे पहले से बदनाम है कि ये तो शरेआम बोलते हैं। तो ऐसी स्थितियां भी हैं। तो ये हो सकता है कि जो पहले से बदनाम है वो तो दिखा के डालेंगे कि भाई देख लो, हमने कांग्रेस को ही डाला है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मसला। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ने ये प्रत्याशी फिर दिया क्यों है, इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं। आज जयराम, अभी की मेरी सूचना है कि जयराम ठाकुर दिल्ली चले गए हैं। तो जाहिर है कि दिल्ली जो है वो घूमने के लिए तो गए नहीं बीच सेशन में, क्योंकि कल बजट है, बजट से पहले ही उनको लौटना है। तो कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है यही हो सकती है कि इस पूरे मसले पर भी जो है कोई चर्चा की जाए, क्योंकि कल बजट है। अब देखना होगा कि बजट के दौरान वो रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो ये भी देखना होगा। लेकिन ऐसी सूचना है कि वो दिल्ली गए हैं, और अगर दिल्ली गए हैं स्पेशल उससे, तो फ्लाइट से ही गए होंगे। और क्या वहां पे बातचीत होती है, क्या नहीं होती है, तो ये देखना होगा। तो मैंने आपको जो मोटा मोटा बता दिया, सरकार की साख निश्चित तौर से दांव पर है। और देखना यह होगा कि सरकार जो है इस लिटमस टेस्ट में कहां कितनी खरी उतरती है, और कहां उसको वोट पड़ता है। अगर तो 40 से 43 हो गए तो सुखू की बल्ले बल्ले है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी की जो बातें आती हैं कि हम जो है सरकार तोड़ देंगे, गिरा देंगे, उसको भी आईना मिल जाएगा। बीजेपी को भी एक आईना जो है दिखा देंगे ये चुनाव, अगर ऐसा होता है तो। लेकिन हां, अगर बीजेपी एक भी क्रॉस वोट करवा देती है तो फिर चर्चा हो जाएगी। हालांकि उस एक क्रॉस वोट होने से जो है वो ना तो राज्यसभा चुनाव के नतीजों में फर्क पड़ेगा, ना सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, उसकी सेहत जरूर नासाज हो जाएगी जिस बेचारे ने क्रॉस वोट किया होगा। क्योंकि ये देखना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक जो जनरल परसेप्शन है वर्तमान में सरकार के लिए, वो ये है कि सुक्खू से हर कोई दुखी है। ऐसी परसेप्शन बनी हुई है, चाहे वो JIT 817 वाले हों, चाहे वो दूसरे प्रतिभागी हों, चाहे वो SMC वाले हों, चाहे कुछ और हों। और ये भी चर्चा है कि कांग्रेस वाले भी बड़े दुखी हैं, विधायक भी दुखी हैं। एक कांग्रेस वाले ने तो कल दुखी होकर कांग्रेस ही छोड़ दी मंडी से। ये अलग बात है कि वो 2 चुनाव हार चुके थे, इसके बावजूद उनको कांग्रेस का मंडी का प्रधान बनाया गया था और कहीं ना कहीं उनको जो है सम्मान दिया गया था। लेकिन उनको लगता था कि उनको शायद और सम्मान दिया जाना चाहिए। 2 बार हार के बाद तो ज्यादा होना चाहिए, 1 बार के बाद दिया आपने तो अध्यक्ष बनाया जिले का, तो 2 बार के बाद ज्यादा होना चाहिए, हो सकता है उनको ऐसा लगता हो। तो वो तो कांग्रेस में चली है उठापटक। लेकिन क्या ये उठापटक सही समय पे हो रही है, ये बड़ा सवाल है। सरकार को भी 1 साल पड़ा हुआ है, और जैसे मैंने आपको बता दिया कि सरकार में जो अगर सरकार को उसको टूटना है, जैसे कि दावे किए जाते हैं, तो फिर एक ही जो रास्ता है मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 लोग जो हैं वो एक तरह से विद्रोह कर जाएं, सरेआम विद्रोह कर जाएं। उसके बाद जो है शक्ति परीक्षण की स्थिति आए, शक्ति परीक्षण में भी वो लोग जो हैं विद्रोही ही बने रहें और सरकार के खिलाफ वोट दे दें तो है। अन्यथा मेरे एक सहयोगी से मेरी बात हो रही थी पत्रकार से कि जी अभी जो है व्हिप तो जारी नहीं होता है, लेकिन एब्सेंट भी कोई तभी रहेगा
जब बहुत ही बड़ी विषम परिस्थितियां हो जाएंगी, बोले जी किसी मरोड़ ही लगी जान, बोले भी इतने लगी जान पे से आ ही नहीं पाए वोट पाना, तो से अलग गल ली। अदरवाइज वोटिंग के लिए भी सारे आएंगे, अगर कोई वोटिंग के लिए नहीं आएगा तो भी सिंगल आउट हो जाएगा। कुछ चीजें विगत में अगर राज्यसभा के चुनावों में हुई हैं तो इस तरह से हुई है, जैसे आपको याद होगा हरियाणा में चुनाव हुआ था तो एक बड़े नेता का जो है वोट इनवैलिड हो गया था, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझ के उस पेन से वो टिक नहीं किया था या गलत खाने में टिक कर दिया था जिस पेन से अलाउड होता है, तो उन्होंने अपने ही पेन से कर दिया था और वोट इनवैलिड हो गया। तो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, और वहां कांग्रेस का कैंडिडेट एक या दो वोट से हार गया था। तो लेकिन बात यहां मसला 1-2 वोट का नहीं, यहां मसला 10 वोट का। इसको समझना होगा। हवा में तीर मारना, चर्चाएं करना अच्छी बात है, चर्चाएं समय जो व्यतीत करने के लिए अच्छी होती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब तक बीजेपी को 10 वोट नहीं मिलते, वो 10 चाहे कांग्रेसियों के हों, चाहे उसमें 7 कांग्रेसी हों और 3 इंडिपेंडेंट हो, जब तक बीजेपी को 10 वोट नहीं मिलते तब तक हर्ष महाजन नहीं जीतते। ये मान के चलिए, मतलब 43 का क्लेम कर रही है गवर्नमेंट। उन्होंने एक जो संदेश दिया है कि 3 हमारे साथ इंडिपेंडेंस है, चलिए 3 नाम से 40 सही, 40 में से 38 सही, 37 सही, 36 सही, 35 पे भी जीतेगा। बीजेपी को अगर ये चुनाव जीतना है तो कांग्रेस को 34 यानी उसके अपने 6 जाएं और 7 जाएं, और जो है इंडिपेंडेंट जो है अलग से जाए। 25 है बीजेपी के, तो 10 चाहिए उनको 35 के लिए, तब जाके 33 होंगे कांग्रेस के। लेकिन ये संभव नहीं है, और जो फिलहाल आंकड़े हैं उससे नहीं लगता। ये बहुत बड़े विद्रोह की स्थिति में ही संभव है। तो क्या सुक्खू के खिलाफ बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा? क्या अभी स्थितियां इस तरह की कांग्रेस में हैं? क्या कांग्रेस हाईकमान ना चाहते हुए भी इस तरह का विद्रोह होने देगी? यह भी सोचना होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास अब गिनी चुनी राज्यों में सरकारें बची हैं, तो वो मजे हुए खिलाड़ी हैं कांग्रेस के, निश्चित तौर से मजे हुए खिलाड़ी हैं। लेकिन उस खिलाड़ी का भी हम आपको बता दें, 1993 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, 98 का भी जीते, 2003 का भी जीते, हैट्रिक लगाई उन्होंने चंबा से, लेकिन उसके बाद चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करी। ऐसा नहीं है कि हार के बाहर हुए। वो जो है 2007 का चुनाव नहीं लड़े, 2007 में बीके चौहान रहे, 12 में बीके चौहान रहे, और उसके बाद हर्ष महाजन का एक तरह से चंबा से राबता कायम नहीं हुआ वोटों की पॉलिटिक्स की स्थिति में, और हर्ष महाजन जो है वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए। पिछले चुनाव में जब चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो हल्ला मचा था कि हर्ष जो है इस बार चंबा से लड़ेंगे। वो हेलीकॉप्टर से चंबा गए भी और उतरे भी कहा, बनी खेत में, और वहां से वो पूरे लाव लश्कर के साथ गए, लेकिन हिम्मत चुनाव लड़ने की वो फिर नहीं कर पाए। फिर उनको कोर कमेटी में ले लिया गया, जो कि एक बड़ा फैसला था, और ताजा जुम्मा 8 दिन पहले पार्टी में आए नेता को अगर कोर कमेटी में लिया गया तो निश्चित तौर से उससे भी बीजेपी में हलचल हुई थी। लेकिन अभी उनको या तो ये कह दिया गया है, 2 ही चीजें हैं कि आप अपने आप को साबित करिए, या फिर उनको भी निपटाने का काम हो गया है। लेकिन अगर बहाना तो लगा दिया, बिंदल जी ने पहले बोल दिया कि लोकतंत्र है और उसमें चुनाव खाली नहीं जाना चाहिए। हालांकि बिंदल जी को खुद पता है कि कई चुनाव खाली गए हैं। हिमाचल प्रदेश की स्थितियां खासतौर से ऐसी होती हैं कि जिसकी भी सरकार होती है, और अगर वो सरकार 5 साल चलती है तो 5 साल होते होते जो राज्यसभा की 3 सीटें हैं वो उसी पार्टी की हो जाती है जिस पार्टी की सरकार होती है। जैसे बीजेपी के लास्ट जो टेन्योर का बीजेपी का साल था, उसमें डॉक्टर सिकंदर जो थे वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे, और उससे पहले इंदुबाला, उससे पहले जगत प्रकाश नड्डा, जिनकी सीट अब खाली हुई है। अब जगत प्रकाश नड्डा के बाद जो सीट खाली होगी इंदुबाला की होगी, और फिर डॉक्टर सिकंदर की खाली होगी। लेकिन ये इसी सरकार के टेन्योर में होंगी। तो अगर ये सरकार 5 साल पूरे चलती है तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा के सभी सांसद इनके हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की रवायत यही है, क्योंकि यहां इकट्ठी 2 सीटों पे चुनाव नहीं होता, 1 पे होता है, और अगर 2 पे होता है तो फिर वो गणित दूसरे वाला लगता है कि मिनिमम कितने चाहिए होते हैं। तो फिर तो ये हो जाएगा 68/2 जमा 1, 3 से उसको गुणा करके जमा 1 किया जाएगा, और उतने वोट मिनिमम चाहिए होंगे किसी को जीतने के लिए। और फिर वो डिपेंड करता है कि अगर किसी एक दल के पास उतने हैं तो उसका दल का बंदा जो है वो जीत जाता है। ये राज्यसभा चुनाव का गणित है। बाकी जगह ये होगा जहां मल्टी सीट्स हैं, कहीं 6 सीट्स हैं, कहीं 7 सीट है, कहीं 5 है, कहीं 10 है। लेकिन हिमाचल में सीधे ये 35 और 33 का मसला है, और 35 और 33 का मतलब यह है कि बीजेपी के पास 25 है और उसको यहां पे 10 चाहिए। वो 10 कौन है, ये बड़ा सवाल है। मुझे तो लगता है कि वो 2 नहीं है कम से कम, जिनके बारे में लोगों को लगता है कि होंगे, क्योंकि
वो मजे हुए पॉलिटिशियंस हैं और वो जानते हैं कि उनको कब कहां क्या स्ट्राइक करना है, और विकेट कितनी स्ट्रांग है किसकी, ये भी देखना होगा। तो अभी देखिए, तेल की धार देखिए, और नियम हमने आपको बता दिया कि क्या है। हाँ, सरकार की साख दांव पर जरूर है, और एक इशू जरूर है बड़ा सिंघवी को लेकर, लेकिन ये कितना पॉपअप होता है कि ये पॉपअप हो पाता है, ये देखना होगा। एक तो ये है कि हिमाचल के नहीं है, हालांकि वो बता रहे कि मेरी बड़ी बहू हिमाचल की है, तो अच्छी बात है जी। तो इस बहाने उन्होंने तमाम जो ससुर हैं जिनकी बहू हैं हिमाचल से हैं उनकी भी उम्मीदें जगा दी होंगी। लेकिन एक और बड़ी हिच है कि बॉर्डर सेस का जो मसला है, जो बॉर्डर सेस लगाने के लिए एक आयोग बना दिया है यहाँ पे और फैसला लिया सरकार ने, उसके खिलाफ कुछ जो पावर कंपनियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस कर रखा है, और उस कंपनियों की ओर से उस केस को जो है वो लड़ रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी ही। तो अब ये भी मसला बनेगा कि एक तरफ सरकार उनके साथ है और वो कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। जाहिर है कि अब उनको वो छोड़ने ही होंगे, और ऐसा भी पहली बार नहीं है कि बाहर के किसी व्यक्ति को जो है यहाँ पे राज्यसभा भेजा जा रहा है। यहाँ से केएल शर्मा को बीजेपी ने ही भेजा था, और अमरिंदर सिंह की माताजी राजकुमारी महेंद्र कौर को भी सबसे 1978 में जब मेरे ख्याल जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो है यहां से भेजा था। इसके बाद 1990 में ये प्रेम कुमार धूमल ने एक तरह से सैद्धांतिक सहमति इस पर अपने दल की ले ली थी कि हिमाचल के ही लोग जाएं। उसके बाद कांग्रेस से भी ऐसे ही गए, हिमाचल से गए। और चुनावों की जहां तक बात है, मुझे जो याद आ रहा है, एक बार ठाकुर सिंह भरमौरी कृपाल परमार के बाद खिलाफ लड़, जो मैंने बताया था, और भरमौरी को 3 वोट कम पड़े थे, कृपाल परमार को 3 ज्यादा पड़ गए थे, उल्टा हो गया था, और सब सोच रहे थे कि बीजेपी की फजीयत होगी, फजीयत कांग्रेस की होगी। एक बार जो है शायद आनंद शर्मा के खिलाफ रिखीराम कौंडल ने चुनाव लड़ा था। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये कंफर्म नहीं कि आनंद शर्मा दूसरी तरफ थे, ये कौन था, लेकिन रिखीराम कौंडल ने चुनाव लड़ा था। लेकिन तब बराबर जो जिस पार्टी के वोट थे वो पड़े थे, और तब ये बात हुई। लेकिन उसके बाद क्योंकि गणित इस तरह का रहता है कि कोई फिर इसलिए नहीं कैंडिडेट देता कि जीतना तो दूसरी ही पार्टी ने है। तो अगर बिंदल ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम चुनाव को खाली नहीं ले देना चाहते, तो ये बात सिरे नहीं चढ़ती, ये हजम नहीं होती। और बिंदल जी ने भी यहां से ही कही होगी, इसके नीचे उनको भी हजम नहीं होगी, क्योंकि मसला इसके पीछे यही है कि चलिए बहाने से चेक कर लिया जाए कि सुक्खू के खिलाफ कितनी आक्रोश है, कितना विद्रोह है, और वो विद्रोह क्या बीजेपी के पक्ष में हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कितना हो सकता है। क्या कुछ एमएलए या 10 के 10 एमएलए उनके साथ हैं, 10 के 10 आ गए तब तो बीजेपी फिर लोटस हो जाएगा। फिर तो उन्हीं 10 लोगों को जो है एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दौरान जो है कांग्रेस के खिलाफ भी वोट करना है, और उसके बाद तो फिर ठीक है टिकट उनको ही दे दो। ऐसा होता रहता है, राजनीति आप सब ज्यादा देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थितियां यही है कि ये एक टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर। अगर कहावतों की भाषा में कहें तो टेढ़ी खीर है, खाला जी का बाड़ा नहीं है। अंग्रेजी में कहें तो ये लिटमस टेस्ट है, दोनों के लिए ही, सुक्खू के लिए भी और उसके लिए। क्योंकि अगर सुक्खू 43 के 43 मैनेज कर जाते हैं तो बीजेपी के जो नेता ये दमगजे भर रहे हैं कि हम यहां सरकार को गिरा देंगे, सरकार अपने भार से गिर रही है, सरकार अनपॉपुलर हो गई है, उन लोगों को भी कुछ दिन तक गुरेज करना पड़ेगा मुंह खोलने से, और हाईकमान के पास उनको भी बताना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। अब हाईकमान के पास कल जयराम जी आज रात को क्या बताते हैं ये कोशिश करेंगे। वहां की दीवारों की छिपकलियां अगर हमको कुछ बता देती तो बताएंगे। वो गए हुए हैं, और मैं देख रहा हूं कि जीओआईटी 817 वाले जो हैं मुझे कह रहे हैं कि आवाज उठाएं। अगर मैंने आवाज नहीं उठाई होगी तो किसी ने नहीं उठाई होगी, लेकिन मामला आपका क्योंकि अब तकनीकी है, कोर्ट में है, और ऐसे मामलों पर जो है पत्रकारिता के जो नियम है उनके अनुसार ही हम टिप्पणी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट जल्दी निकले, लेकिन ये सरकार ने निकालना है, ये रिजल्ट मैंने नहीं निकालना है। मैंने जो निकालना था मैंने खूब निकाला, मैंने आपका पक्ष खूब उठाया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किसी को दो राय होने चाहिए कि हम आपका पक्ष नहीं उठा रहे। हम बिल्कुल उठा रहे हैं। हमने अभी भी जिक्र किया कि परसेप्शन तो यही है कि सुक्खू सरकार से सारे दुखी हैं, बेरोजगार दुखी हैं, और होना भी चाहिए उनको। और वो एक अच्छा डिसीजन नहीं है कि 1 साल से जो है वो नौकरियां देने वाला संस्थान बंद है, उसको जल्दी से जल्दी शुरू होना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इस मामले में हम लोगों को कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन वो जो रिजल्ट निकलने का मसला है उसमें कुछ टेक्निकल हिच मुझे नहीं मालूम कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जल्दी निकले, क्योंकि नौकरी की जो एक तो पहली बहुत टफ कंपटीशन है, और दूसरी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ये लोग टूट गए हैं, मैंने देखा, बेहोश हो रहे थे, और इनको जो फिट्स भी एक बच्चे को आए हैं, ये अच्छी स्थितियां नहीं है। सरकार को इस पर भी देखना होगा, और मैं तो कहता हूं कि जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए इसको। तो फिलहाल आप क्या सोचते हैं राज्यसभा चुनाव के बारे में, आप भी बताइए। आपको क्या लगता है कौन कौन क्रॉस वोट कर सकते हैं? हमसे ज्यादा पॉलिटिकल एक्सपर्ट आप हैं,
और हम तो आप ही को पढ़ पढ़ के जो है वो कुछ यहाँ बांचते हैं। तो आपको क्या लगता है, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितने कर पाएंगे, और क्या हर्ष महाजन जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? क्या हर्ष महाजन के साथ साथ बीजेपी को भी झटका लगेगा? क्या सुक्खू के लिए जो है ये लिटमस टेस्ट जो है और उनको संजीवनी दे जाएगा? ये तमाम चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैंने आपके सामने एक निष्पक्ष आकलन करने की जो है कोशिश करी है कि वोटिंग का पैटर्न ये है। इसमें व्हिप लागू नहीं होता, यानी कि आप बाध्य नहीं होते कि आप जिसको पार्टी ने बोला उसी को वोट देना है। आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, और अगर पार्टी का एजेंट चाहे तो आपको बिना दिखाए वोट नहीं देने दे सकता। वो उसका राइट है, वो पार्टी का राइट है। पार्टी आपके अपने एजेंट के माध्यम से आपका वोट देख सकती है, आपने किसको दिया। उसके बावजूद भी अगर आपने वोट किसी और को दिया है तो भी जो है इस पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, यानी एमएलए की सीट नहीं जाती। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अगर बीजेपी के कैंडिडेट को जीतना है तो 1 2 नहीं, पूरे 10 वोट चाहिए होंगे। अब वो 10 वोट कौन होंगे, यही बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब ज्यादा दूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।